बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर पेश आने वाले दहशतगर्दाना वाक़े के फौरन बाद एक बार फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। इसराइली, अफगानिस्तानी और भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तहकीक व शवाहिद या हस्बे मामूल इल्ज़ाम तराशी का खेल शुरू कर दिया, मगर हक़ाइक़ ने इस प्रोपेगेंडे की बुनियादें हिला कर रख दी। तहम तफ्तीशी रिपोर्ट्स ने वाज़े ये कर दिया है कि इस वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं, बल्कि सच वो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। साजिद अकरम और नवीद अकरम का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है, ना कि पाकिस्तान से। दूसरी जानिब अगर हम मुल्क के सियासी मंजरनामे को देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी खल्फशार के ऐसे भंवर में फंसी दिखाई देती है जहाँ हर दुनिया या हर नया दिन किसी ताज़ा इख्तलाफ, किसी नए इस्तीफे और किसी नई सियासी बेसिमती की खबर लेकर आता है। नई सियासी कमेटी की तश्कील पार्टी के अंदर इत्तेहाद पैदा करने के बजाय मजीद उसे तकसीम का बाइस बना रही है, जिस पर मुख्तलिफ धड़ों के एतराज़ात खुलकर सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर वकील का इस्तीफा इस बात का वाज़े इशारा है कि इख्तलाफात अब महज पसे पर्दा गुफ्तगू तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि अमली तौर पर पार्टी ढांचे को हिला रहे हैं। फैज़ हमीद को सजा सुनाए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में PTI न सिर्फ बैरूनी दबाव बल्कि शदीद अंदरूनी इंतशार का भी सामना कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि कुछ साजिशी अनासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल बानी PTI ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, तमाम मुखालिफिन को फैज़ हमीद के जरिए जेल में डाला गया, तमाम साजिशों के पीछे फैज़ हमीद था। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद और बानी PTI की थी। फैज़ और बानी PTI का गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, इनको अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। जहां पर अभी तक बानी PTI इस वक्त हुकूमत के लिए गले में कांटा साबित हो रहे हैं, वहीं पर मुश्किलात का भंवर एक और है। इसके साथ साथ मुल्क की मईशत एक बार फिर से सख्त फैसलों और तल्ख हक़ाइक़ के नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक जानिब IMF बिजली की सब्सिडी में 143 अरब रुपए की नुमाया कटौती और सर्कुलर रेट के सालाना बहाव को 400 अरब रुपए तक महदूद करने का टारगेट दे रहा है, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि टैक्स मशीनरी की कमजोर कारकर्दगी हुकूमत के लिए नई परेशानी बन चुकी है। रिपोर्ट से बताते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुकी है, जो खतरे की घंटी है। कुछ जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने के लिए मिनी बजट लाया जाए। वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में ये एतराफ़ कि रवा माली साल की पहली छमाही का काम किया गया रेवेन्यू हदफ भी पूरा होना मुश्किल है। मौशी नज़्म ज़ब्त पर सवाल निशान है, जबकि वज़ारत ख़जाना बड़े शॉर्टफॉल के खर्चात और बजट पर असरात से खबरदार कर रही है। ऐसे में हुकूमत IMF इस्लाहात को कोई नई शर्त करार देने के बजाय पहले से तयशुदा एजेंडे का तसलसल करार दे रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौशी निकलने का दावा कर रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बताते ये हैं कि इस्लाहात की कीमत अवाम, कारोबारी तबके और रियासती निज़ाम तीनों को बैक वक्त चुकाना पड़ेगी। ये वो हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिस पर रिजवान रज़ी साहब, इसाराना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब, ये जो वीकेंड पे पेश आने वाला सिडनी का वाक़या, ज़रा सबसे पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, एक वाक़या होता है दहशतगर्दी का और बग़ैर किसी सबूत के इसराइली अखबार, भारतीय मीडिया और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया फौरी तौर पर मुतहरिक हो जाता है और पाकिस्तान के ऊपर बग़ैर किसी सबूत के जो है ना वो चढ़ाई कर दी जाती है। लेकिन जब तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो उससे ही पता चलता है कि वो शख्स जिसने वहाँ पर दहशतगर्दी का ये सारा जो मंसूबा रचाया, उसका तो ताल्लुक ही जो है ना वो अफगानिस्तान से बताया जाता है। सर, हम लोगों का माइंड सेट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद होती है तो ये तीनों जो हमारे मुखालिफिन हैं ये सबसे आगे हमें पहली सफ में नज़र आते हैं। जी, ये जो सिडनी का वाकया हुआ है इसके ऊपर जो मीडिया कवरेज हुई है जी, और जो इससे पहले पहलगाम वाकया हुआ था उसके ऊपर जो मीडिया कवरेज हुई थी, दोनों वाकयात के अंदर एक जैसी मुमासलत है, बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी तफ्तीश के फौरी तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। पहलगाम के अंदर भी ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी, और जनाब इसमें भी यही कहा गया। इस दफा जो है वो डायरेक्ट नहीं कहा गया, इस दफा पहले यरूशलेम पोस्ट ने ये खबर शाया की, उससे उठा के इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर धमाल डाली, और फिर जो गोदी मीडिया है जो कि पेड टाउट है अजीत देवल का, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो किज़ब बयानी की, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर
और ये जो आप अफगानी आईडीज कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी 2-4 प्रोमिनेंट लीडर्स की आईडीज को छोड़कर ज्यादातर जो हैं वो आईडीज हैं जो पीटीआई के नाम से अगर ऑपरेट हो रही हों तो फिर भी, और अगर अफगानियों के नाम से ऑपरेट हो रही हो तो फिर भी आप उनकी जाके डिटेल निकालें, जो कि अब सहूलत दे दी है एलॉन मस्क साहब ने, तो वो आपको इंडिया से, चेन्नई से, इधर उधर से ऑपरेट होती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब ये है कि वो भी आईडीज जाली होती हैं। सही। हमारे दरमियान इख्तलाफात, मौजूद इख्तलाफात को हवा देने के लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नाम से आईडीज बना के एक दूसरे के ऊपर तबर्रा किया जाता है, गालम गलोच की जाती है। हमें इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, इससे भी बाहर निकलना चाहिए। अगरचे वो जो पीटीआई के लोग हैं वो इस हवाले में उनका मैच कोई नहीं है, लेकिन लॉजिक की एक बात ये होती है जो मैंने असातिज़ा से सीखा है कि जब आपने किसी बंदे के रवैये का अंदाजा करना हो कि वो यहाँ पे क्या करेगा, तो आप उसकी जगह पे खुद खड़े होकर सोचें कि अगर आप होते तो क्या करते। जो आप जिस नतीजे पे पहुंचे वही आप कर दीजिए। बाज़ औक़ात जब दरूद पाक पोस्ट करने के ऊपर भी माँ बहन की नंगी गालियां आती हैं उन आईडी से, तो मैं तो ये समझता हूं कि ना तो वो पाकिस्तानी है ना वो मुसलमान है, वो कोई और घटिया किस्म के अनासर उस जालसाजी के पर्दे के अंदर छुपे होते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो ये सर उन्होंने फिर एक बयानिया बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान की, वफाकी हुकूमत की जो सोशल मीडिया टीम है, पाक चाइना सेंटर में उसका दफ्तर है, और वहाँ पे लाखों रुपए के ऊपर, करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए के बजट के साथ लोग रखे गए हुए हैं, उनमें से कोई इशाराना नजर नहीं आया। ये पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करने के लिए का जो बोझ था वो इसार राना ने और रिजवान रजी ने उठाया सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई पुलिस को तो कुछ कह लेने दो, ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला को तो बोलने दो, उनकी हुकूमत को तो बोलने दो, आपने पहले ही पाकिस्तान को फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा काउंटर भी आया उसका, और फिर पूरी दुनिया से उसका काउंटर नैरेटिव आया, और फिर वो लोग झूठे साबित हुए। और जब वो अहमद अल अहमद ने जो है वो जो शाम का बाशिंदा है, अच्छा। उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के जिस तरह से एक दहशतगर्द को काबू किया और अपनी ईरान के ऊपर गोली खाई, तो उसके बाद फिर वो जाके कहीं वो बयानिया पलटा है, वरना उससे पहले तो हम कॉन्विक्ट हो चुके थे, सजा सुनाई जा चुकी थी। ठीक है राना साहब, ये बड़ा ही मसला रहा है पाकिस्तान के लिए और हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक कौम की हैसियत से कि सर खुदा न खास्ता कहीं पर भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, आओ देखा न ताओ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, और फिर जब तफ्तीशी रिपोर्ट्स आती हैं मंजर यहाँ पर और ना भी आए, और जो इन्वेस्टिगेशन इदारे अपने तय भी सर जिस तरीके से हरकत में आते तो वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदगी का कुछ सबूत नहीं मिलता। हर बार ये इन्हें हजीमत उठाना पड़ती है, लेकिन इतना ढीठ है भारतीय मीडिया, उतना ही ढीठ है अफगानी मीडिया, उससे कई ज़्यादा ढीठ है इसराइली मीडिया। सर बार बार ये प्रैक्टिस करने से बाज नहीं आते। अच्छा, मैं एक नेतन्याहू का बयान पढ़ रहा था, उसने एतराफ़ किया है कि वो दहशतगर्द को एक मुसलमान ने पकड़ा है। अच्छा, यानी अगर ये सर्टिफिकेट नेतन्याहू देता है तो ये बड़ी बात है। ठीक है ना, यानी सारे मीडिया का तो एक बयान ने ही वो निकाल दिया। लेकिन यह मैं जनाब रिजवान रजी साहब का बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने देखें आज बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो बाहर से अकाउंट्स क्या कहते हैं होते हैं इस्तेमाल, उन्होंने एक क्लीन चिट दी कि भाई मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ या मजहब के खिलाफ इस तरह की घटिया बातें कर सकता है जो हम किसी एक जमात से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बड़ेपन के खुले दिल की एक है। रजी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने इतनी अच्छी बात की। और पूरी गुफ्तगू में से यही एक बात नहीं देखे नहीं, मैं तो मतलब की शायद यही होगी। अच्छी चीज ने तो और भी बड़ी बात नहीं, एक अच्छी चीज आपने कही और ये बड़ी बात है। अगर हम जरा सब आला ज़र्फ हो जाए ना थोड़े से और गुंजाइशें देने लग जाएं तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। यानी जिन अकाउंट्स के ऊपर हम वो करते तबर्रा भेजते हैं, लानत हम मैं भी भेजता हूँ, लेकिन जब जंग हुई थी तो पीटीआई के अकाउंट से पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हुए थे। हम मुल्क हमारा है, हमने 9 तारीख को खड़े हुए थे। ठीक है, चल लेट खड़े हुए, उससे पहले हम अकेले ही थे। नहीं, वो तो उससे पहले, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले डिजाइन कर रहे थे जंग ना, तो इसलिए नहीं वो खड़े होने का पैन डिजाइन करने। नहीं तो आप जो है आप इसी गुस्से में
नाराज हो के ना? नहीं नाराज नहीं। बड़ी सूफी तरह नाराज हो। हमने तो मियाँ साहब को प्रकार और डी और वो क्या क्या चीजें होती हैं डिजाइन करने वाली, वो मैया की कि यार आप डिजाइन कर दें। ठीक है। लेकिन ये कि ये एक अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीडिया की जंग है ना, ये मीडिया की जंग आप दुश्मन बना के नहीं जीत सकते, आपको दोस्त बनाने चाहिए। ठीक है ना। और अगर किसी के पास एक मजबूत ताकत है तो उसे अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो दीगर ममालिक एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, उसका काउंटर नैरेटिव जो है ना वो बनाने के लिए आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई से ज्यादा बड़ी सोशल मीडिया ताकत नहीं है पाकिस्तान। नहीं, बीजेपी है उससे। ठीक है ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर हम उन्हें पॉजिटिवली अपनी तरफ ले आते हैं और कुछ ग्रीवेंसेस, कुछ चीजों को सॉल्व कर लेते तो कौन सी बुराई वाली बात है? ये डॉलरों में हुकूमत नहीं कर सकती यार। उन्हें कह रहे हो करोड़ों कर रही है? अभी आपने कहा करोड़ों में कर रही है, तो अभी आपने कहा कख भी नहीं, तीला भी नहीं तोड़ते, करोड़ों रुपए कमा काम के काज के दुश्मन अनाज के। मैं बिल्कुल ठीक है ना। अकरम और नवीद अकरम का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है, ठीक है, पाकिस्तान से नहीं है। अफगानिस्तान से हम पहले बहुत सताए हुए हैं, हत्ता के जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं इंडिया को छोड़ के, सर सभी के सर में दर्द कर रखा है, सबकी नाकों में दम कर रखा है। सर अब और मजीद कितना स्ट्रॉन्ग एक पाकिस्तान के पास दलील आ चुकी है अपने नैरेटिव को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की और इंटरनेशनली अफगानिस्तान को आलमी ताकतों के सामने बेनकाब करने की, एक्सपोज करने की। वो तो अपनी जगह के ऊपर हो गई। देखिए बात ये है कि इसको ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की और वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई बात जो है वो ढकी छुपी तो रह नहीं गई। जब उन्होंने कह दिया हमें सिर्फ उस असल खबर को दुनिया तक पहुंचाना है, हमारे मीडिया को भी, हमारे मीडिया पर्सन्स को भी, हमारे इसार रानों को भी, कि उन्होंने अपने विलाग के अंदर आज इसार राना आपने जिक्र कर देना इस बात का। और जो है चलते चलते हल्का सा जिक्र कर दीजिएगा, ये आपके पाकिस्तानियत का तकाजा है, कभी कभी ये भी काम कर दिया कर। और जो है इसके ऊपर वैसे मेरा ख्याल है इसके ऊपर अलग से विलाग करें आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमें हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना है। और पाकिस्तान के जो सरकारी मीडिया तो कुछ नहीं करेगा, मैं गैर सरकारी मीडिया की बात कर रहा हूँ, निजी अफराद की बात कर रहा हूँ, कि वो जो खबर उसके काउंटर में ऑस्ट्रेलिया से सरकारी तौर पर जनरेट हुई है उसको फैलाने में अपना किरदार अदा कर। ठीक है, आप देखिए आज चीन, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पे इजहार तशवीश किया है। परसों सलामती कौंसिल का मेरा ख्याल है किसी कमेटी का इजलास था जिसमें कल कॉन्फ्रेंस थी ना, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पूरी दुनिया ने एक ही बात की कि जनाब अफगानिस्तान गैर जिम्मेदार एक मुल्क है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। हाँ जी, और वहां से ये जो दहशतगर्दी है ये एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के ऊपर तो निशान लग गया है। और पाकिस्तान की जहां तक बात है तो ये बात मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम इन रिसेंट हिस्ट्री पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी का एक निशान लगता था ना वो मिट गया है। जो हर चीज की होती थी तो पाकिस्तान से पा दो, इसका तो मंबा पाकिस्तान है, इसका फला पाकिस्तान है, पाकिस्तान उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है। ठीक, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यकीनन, ठीक है। और रही बात ये इल्जामात लगाने वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जब तहकीकात लेके सामने आती है तो फिर असल चेहरा जो है ना सामने आ जाता है। ये इंडियन मीडिया, अफगानी मीडिया और क्या कहते हैं ये जो भी मीडिया फार्म 47 की खबरें फैलाते हैं ना, असल फार्म 45 ये है कि पाकिस्तान मैं आपकी बात से 100% यहाँ तक जरूर इत्तेफाक करती हूँ राना साहब, जब आपने कहा ना कि जब तहकीकात सामने आती है तो ये जो भी प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई जाती है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सारी की सारी बेनकाब हो जाती है। लेकिन सर जब तक वो इन्वेस्टिगेशन होनी होती है ना, मी बीइंग पाकिस्तानी में जरूर बात करूंगी कि बहुत हद तक हम आलमी सतह पर, मतलब हमसे मुराद वो लोग, ठीक है ना, वो लोग आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को डैमेज कर चुके होते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। देखें इंडिया का मीडिया कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम भी कितना बड़ा है। इस जंग में हमारा मीडिया इतना सा था, उनका इतना बड़ा मीडिया था, हमारे इतने से मीडिया ने इतना अच्छा उन्हें जवाब दिया और पीटीआई भी उनके साथ, पूरी दुनिया जो है उसने बात ये मानी। मैं पहले वाली बात पे आपके खड़ा हूं कि हमारी जमातें मुहिब वतन है, मैं जी चंगी गल कर ही लईए तो हुण ओदे ते रुक भी जाओ,
अच्छा हाँ, अगर एक दफा जिंदगी में कोई बात कह ही दी सही, बड़े लीडर- मैं उसे बार बार एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ब्लॉग में भी करना ठीक है ना। हाँ, बड़े लीडर ना किया करें, नहीं करते। जब आप बाकी वाले लीडर बाहर से बैठ के इसकी एक मिसाल है, अपने पास ही रखें, मैं ब्रेक के बाद आके लेते हैं, क्योंकि एक मैंने ब्रेक ले एक जिक्र है कि जब तक सच जो है वो घर से निकलने के लिए अभी जूते ही ढूंढ रहा होता है, तो झूठ पूरी दुनिया घूम आया अच्छा, होता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि झूठ के पाँव नहीं होते ना, तो वो लंगड़ा होता है, वो वहीं पे जाके दम तोड़ देता है जहां से वो शुरू करता है। लंगड़े वाला अब लफ्ज सुन लेना, इस्तेमाल करें। मैंने लंगड़ा ही कहा है, मैंने कोई और लफ्ज तो नहीं कह दिया ना, वो जो फिर मैं कहूंगा तो फिर कहीं और बात चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन असल चीज ये है, अच्छा ये है कि चाहे बाहर से ट्वीट करें या बाहर से बैठ के इदारों के खिलाफ बराह रास्त तकरीर करें, अंदर से उन्हें ही कहना मैं अंदर से छोटा इकदाम है। ठीक है नाजी, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। आईएमएफ से कर्जा मंजूर हो चुका है, लेकिन आईएमएफ की अभी भी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात पाकिस्तानियों के लिए कितनी भारी भरकम पड़ सकती हैं, विल बी डिस्कस आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, दरामदी डेटा में 35 अरब डॉलर के तजादात सामने आए हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर शुमारियाती इस्लाहात की शर्त को आयद कर दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, और रिव्यू में जाने के बाद जो पाकिस्तान में शरह सूद 11% पर थी, तकरीबन साल डेढ़ साल ये रही है, अब वो कम होकर 10.5% पर आ गई है। अब इसी के साथ साथ ज़रा मैं वजारत ख़जाना का भी बयान जोड़ लेती हूँ। वो ये कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं है। इक़दामात हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का फितरी तसलसल है। तो मेरा वजारत खजाना से सवाल ये है कि एक तरफ आईएमएफ ये भी तो कह रहा है कि पेट्रोल पर सेल्स टैक्स आयद किया जाए, इस ख्वाहिश का इजहार फिर वो किस सूरत में कर रहा है, तो उनकी ख्वाहिश क्या पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में शर्त साबित हो सकती है? कुछ मजीद और चीज़ें हैं जो बैक टू बैक में रजी साहब आपसे, राना साहब आपसे ज़रा शेयर करती चली जाऊंगी। स्टार्टिंग विद दिस, ज़रा ये पहले मैं आती हूँ, जो आज शरह सूद में कमी हुई है सर, हाँ। इसका कितना असर आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी पर और एक आम आदमी की जिंदगी पर? मेरा ख्याल है इसके हवाले से ना राना साहब ने कोई तैयारी कर रखी है। राना साहब नहीं, मेरे पास तैयारी नहीं है, हाँ। लेकिन मैं एक आम आदमी के तौर पे मेरे एक दो सवाल हैं, ये रजी साहब इसका जवाब दें। अच्छा हाँ। अच्छा, आपके सवाल हैं, रजी साहब आम आदमी के तौर पे। ठीक है, ठीक। मैं क्योंकि इसका आदमी नहीं इकोनॉमी का ना, तो लेकिन मैं ये आपस की वैसे बात बताओ राना साहब, आप और मैं कहते हैं ना कि आप और मैं इकोनॉमी के आदमी नहीं, हम अपने प्रोग्राम में इतनी इकोनॉमी डिस्कस कर चुके हैं, इतनी इकोनॉमी डिस्कस कर चुके हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ट्यूशन सेंटर खोल लूं और बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर दूं कि मुझे आदाद शुमार का गोरख धंधा वजारत खजाना कितना आता हो या ना आता हो, लेकिन मैं रिपोर्ट में जरूर गिनवा सकती हूँ कि लेबर फोर्स की ये कहती है, आईएमएफ की पिछली वाली रिपोर्ट ये कह रही थी, इदारे शुमारियात ने ये कहा था, फलाने की रिपोर्ट ऐसी थी। इतनी चीजें मुझे जरूर याद होंगी। इसका तो क्रेडिट आप अपने प्रोड्यूसर को देना ठीक है, जो आपसे ये सारे प्रोग्राम करवा के आपको इतना पक्का करती है। अच्छा। लेकिन रजी भाई ये बताएं, जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा हूं, वो ये कि ये जो शरह सूद है, इसका बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क के महंगाई से होता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल है। फिर जो मनी के पैसों की रेल पे बिजनेस, दस्तयाबी, इन्वेस्टमेंट्स, उससे बराह रास्त इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। सर ये मुझे बताएं कि ये जो 11% पे एक साल आपने रखी, आप 10.5 पे लेके आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो मुझे कह रहे थे कि ये 7, 8, 6.5, 7 तक भी जा सकती है। तो इससे कितना बड़ा गैप बनेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। तो ये जो ये स्टेट बैंक के गवर्नर हैं हमारे, ये अमूमन पहले तो बाहर से आते हैं, और ये क्यों आते हैं और इनको क्या होता है कि ये आके वहां बैठ जाते हैं? हाँ, ये तो मुकामी नहीं, ये मुकामी है वैसे, लेकिन ऐसी क्या बात है कि स्टेट बैंक का गवर्नर आम आदमी के सोचने के बजाय कहीं और का सोच होता है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये 10.5 आई है ना, ये 7 तक भी आ सकती है, जो मुझे इकोनॉमिस्ट ने बताया है, और उससे आने से महंगाई भी नीचे आएगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बैंकिंग का कारोबार, लोगों का लेन देन, ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। मैं अगर से बहुत सादे अल्फाज में भी डिस्कस करूं ना रजी साहब, इसका फायदा उन लोगों को तो जरूर है जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा रखे हैं, हाँ। ठीक है ना, और बड़े अरसे से उस पैसे को पार करके रखा हुआ बैंक में। लेकिन वही जब एक सफेद पोश तबका बैंक जाता है, चाहे उसने घर लीज करवाना हो, चाहे उसने गाड़ी लीज करवानी हो, या कोई ऐसी छोटी मोटी जरूरत पूरी करनी, तो सर उसको पता चलता है कि अच्छा, अगर मैं फलानी गाड़ी या फलाना रिक्शा
या कोई भी चीज यहाँ से लेता हूँ उसको लेकर कारोबार करता हूँ, तो सर 50 से 55 हज़ार रुपए तो मुझे महाना बैंक वो कहते हैं ना कि गंजी नहाएगी क्या तो निचोड़ेगी क्या, सर ये समझ नहीं आता। हाँ, मैं अर्ज करूं कि ये पैसे की आसान दस्तयाबी जो है, अब देखिए आप अगर पैसे की आसान दस्तयाबी करेंगे तो मिल वाला खरीदेगा, तो मिल वाला लेगा कर्जा और किसान से मूंजी खरीदेगा, और किसान की जब मूंजी बिकेगी उसको पैसे मिलेंगे ना, उसका गन्ना बिकेगा, उसकी कपास बिकेगी, आप उसके लिए पैसे महंगे कर देते हैं, वो पैसा नहीं लेता, नतीजे के अंदर किसान रुल जाता है, मूंजी का भी कपास का भी। ये शहर में हम जो कहते हैं ना, शहर में बैठे हुए बाबू जो है ठंडे कमरों में बैठ के जो पॉलिसियां बनाते हैं वो ये है, मतलब 42% वर्क फोर्स को पालने वाला महकमा ज़राअत जो है उसकी आप आई तई फेर देते हैं। आप देखिए ना, ये शरह सूद के अंदर कमी अब उन्होंने की है, जबकि आपकी राइस की क्रॉप आ चुकी है और कपास भी तकरीबन आ चुकी है। अगर ये 4 महीने पहले आप कर देते तो लोग मिलर ज्यादा पैसे ले उठाते ना और ज्यादा चीजें खरीदते। बेसिकली ये है। अब ये देख रहे होते हैं कि पैसे की फरावानी अगर हो गई तो अफराते ज़र बढ़ जाएगी। हालांकि अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए, आसान अल्फाज में अगर हम अफराते ज़र को जरा मतलब कि पैसे की पैसे ज्यादा अगर चीजें कम हो गई तो महंगाई हो जाएगी। अफराते ज़र को कंट्रोल करने का एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को मुख्तलिफ स्कीमें देते हैं, आप इंगेज कर देते हैं ना फाइनेंशियली, वो लोग अपनी जो इजाफी इनकम है वहां पे सेव करते रहे। मतलब आप बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर 5 बड़े शहर अनाउंस कर दीजिए, वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाए, लोग वहां पे प्लॉट ही खरीदना शुरू कर दें, फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दें छोटी छोटी, वहां के लिए ट्रांसपोर्ट चलाना शुरू कर दें, तो पैसा खर्च हो गया ना, वरना पैसा दुबई चला जाता है। एक और बात आपने कही, अच्छा एक चीज और, मैं वो आ रही थी सर ज़रियाब साहब, मैं इन्हीं की बात, आई एम सॉरी, नहीं सर, राना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, शर्मिंदगी सी होती है ऐसे। आप राना साहब आप बात करें, मैंने तो आपकी तरफ भी आना था सवाल लेके, मुझे मैं पौना का एंकर भी बन गया बीच में। सर मैंने उनसे, आप एंकर हैं राना साहब, मैंने उनसे ये सब पूछना था कि ग्वादर में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज का ऐलान हुआ, उन पे काम भी हुआ जी, उन पे इन्वेस्टमेंट भी हुई जी जी। लोगों को एक ख्वाब नजर आया कि भाई ग्वादर में भी हम जगह लेंगे, वहाँ पे वो पोर्ट भी काम आएगी, वो शहर भी आबाद होगा। अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ डंप हो गया, लोगों के करोड़ों रुपए इसमें जो है डंप हो गए। तो ये इकोनॉमी को धचका नहीं था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग धचका था, और वो ग्वादर आपकी पूरी इकोनॉमी उठा सकता था। अमेरिकन ने हमें आंखें दिखाई हैं, तो हमने हाथ खींच लिया कि हम बड़ी सड़क और ट्रेन जो है वो वहां तक ले जाने से इनकारी हो गए। एयरपोर्ट को ट्रेन के बगैर भी चल सकती है, रेलवे ट्रैक के बगैर भी नहीं चल सकती। अब आप देखिए, चागी से हम रेलवे ट्रैक उठा रहे और सीधा ला रहे सक्खर। आपने अंदाजा करना है, चागी को जरा इमेजिन कीजिए, वो आखिरी कोना पाकिस्तान का, वहां से हम ट्रैक बिछा रहे और सीधा ला के सक्खर में उसको नेशनल के साथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, चागी से नीचा सीधा उतारे और आप चले जाए, वो क्या नाम है उसका, ग्वादर पे जाके उसको जोड़ दे, पसरी पे जाके उसको समुंदर से मिलाएं। सेंट्रल एशिया की भी आप उठा लेंगे तजारत, और अफगानिस्तान की जो होगी ना सर, ट्रेड जो हो रही है इस वक्त, वहां पे उतारे, सीधी अफगानिस्तान भेजें, ठीक है ना। लेकिन सर माशाल्लाह बड़े अक्लमंद बैठे हुए हैं, मुझे कोई लॉजिक दे इस बात का कि चागी से ऑल द वे मुश्किल तरीन ट्रेन, जिसके अंदर बहुत किलोमीटर लंबी सुरंगें आपको खोदनी पड़ेंगी, उससे आप गुजार के तो उसको यहां पे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि चागी से जो कुछ निकलना है उसने एक्सपोर्ट होना है, यानी चागी से लेके पहले सक्खर लाएंगे, फिर सक्खर से वापस कराची लेके जाएंगे। पहले अकल तो सवाल ही पूछ सकते ना कि आप आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, और सवाल जैसे की बात समझ नहीं और लॉजिक नहीं आ रही ना, तो सब आप सुनने को और आपसे मुझे जवाब ही लेना है कि सर मुझे ये भी कोई इकोनॉमिक लॉजिक समझ नहीं आ रही। एक तरफ वजारत खजाना कहती है कि IMF प्रोग्राम में कोई नई शर्त शामिल नहीं है, लेकिन IMF खुश भी नहीं होता कि फलानी नहीं पूरी हो रही, ढिमकानी नहीं हो रही, इस्लाहात करने की जरूरत है, और तो और सीधा सीधा कह रही है अपने मुंह से कि पेट्रोल पर आप सेल्स टैक्स लगा दें। ले जी लगा दिए सेल्स टैक्स आपने, 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके बढ़ा के, ठीक है ना, जो कि सुनने में आ रहा है 5 से 7 रुपए बढ़ सकता है, ठीक है। तो सर जब पेट्रोल बढ़ता है, आपको पता है कि हम जब भी मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदे, दाल खरीदे, चिकन खरीदे, जब भी खवातीन सवाल करते हैं कि भाई आपने रेट बढ़ा दिए, जवाब यही सुनने को मिलता है कि बाजी आप पेट्रोल की कीमतें देखें, 8 रुपए का इम्पैक्ट आने जा रहा है। क्यों? कि वो जो 1000 गाड़ियां नहीं लेके दी थी हमने FBR वालों का इस साल, उन्होंने हंस के दिखा दिया जी टारगेट पूरा नहीं हो सकता।
जिनको 1000 गाड़ियां 1000 गाड़ियां लेके अगर दी आपने 1000 गाड़ियां लेके दी तो सर आपने यहाँ पे 7000 एक ही दिन में चालान भी तो कर दिए। नहीं, वो बराबर नहीं अफसरों को, और पेट्रोल उसका हम अरबों रुपए का हर महीने दे रहे हैं। ठीक है ना? रजी साहब, एक बंदा बीमार हो गया तो उसकी इयादत करने जो IMF आया ना, उसने कहा तू बड़ा बीमार हो गया तो तू ऐ करके देसी मुर्गी की ने यखनी पी। जो उसने अपने कुकड़ की तरफ देखा, जो सड़क जो दीवार पे बैठा था, तो कुकड़ ने कहा कि पैन मेरी यखनी बाद में निकाल लेना, पहले पैनाडोल दे के दे। ठीक है ना भाई, ये जो आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, IMF ये क्यों नहीं कहता कि जो लेवी है, जो पाकिस्तानी लेवी के मद में रोजाना करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना, ओ भाई 8 रुपए हम बलूचिस्तान की सड़कें बनाने का दे रहे हैं। वो लेवी जिससे आप बलूचिस्तान की सड़कें बननी है, ठीक है, इतने पैसे हमने दे दिए कि इससे तो पेरिस की सड़कें बन जाए सारी और लेविश हो जाए, शीशे की सड़कें बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि IMF में भी एजेंट बैठे हुए हैं इस पाकिस्तान के ताकतवर एलीट क्लास के, जो कभी भी इनके मुफादात के ऊपर जर्ब नहीं आने देंगे। गरीब आदमी के ऊपर सेल्स टैक्स बता दो, है फला बता दो, फला कर दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो ताकतवर एलीट क्लास है, 34 लाख के करीब लोग टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान के। इजाजत हो तो आपके दुख में एक और इजाफा कर दूं, और आपके और मेरे के सर गैस के गर्दिशी कर्जे बहरान का बोझ भी आम सार्फिन पर डाल दिया है। गैस के अंदर जो गर्दिशी कर्जा है ना, वो खत्म करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो जब उसने खाना खा लिया तो उसने कहा कि जी आपके दादा खा गए थे। तो ये आप इससे अंदाजा करें कि IMF के पास भी कोई गरीब आदमी 15 अरब रुपए की अगर हुकूमत हमें वो देना चाहती है ना सब्सिडी, IMF रोक देता है। और IMF इतना अंधा है कि उसे खरबों रुपए की मद में जो इधर उधर खर्चे हो रहे होते हैं, वो कभी नहीं उनके ऊपर कहता कि ये पहले रोके। इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया को, एलीट को 27 अरब डॉलर से ज्यादा की सब्सिडी देते हैं। अब 27 को जरा जरब दे 280 के साथ, इतने 100 अरब रुपया आप हर साल इंडस्ट्री को, PIA को, ट्रैवल करने जो बाहर ट्रैवल करते हैं ना, उनको आप सब्सिडी दे देते हैं। यार कोई 1-8 अरब रुपया किसी गरीब आदमी दे। अच्छा, एक सादा सा सवाल आप दोनों की खिदमत में अर्ज करूं, पहले आप जवाब दे दीजिएगा, फिर हम मुख्तसर जवाब देंगे। जी ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक पर भी जाना है। ठीक है, ये वाकई इसका मुख्तसर ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, जब इतना सब कुछ सर चल रहा है तो PM साहब कैसे दावा कर सकते हैं कि मईशत बहरान से निकल रही है? इसका जवाब नहीं, निकल नहीं रही, निकल चुकी है। हाँ। और वो बहरान जो है पहले उसको डिफाइन करने की जरूरत है। बहरान ये था कि शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि हम तो माइंस लगा के गए हुए, बारूदी सुरंगें बिछा के गए, ये डिफॉल्ट होना है। तो डिफॉल्ट से तो आपने लिया बचा, हजूर डिफॉल्ट की जो कीमत इस कौम ने अदा की है, अब वो हटा दीजिए। 2028 तक ना ये बिजली घरों की जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनमें से कुछ जो है जाके टर्मिनेट होंगे। 2028 के बाद आपकी और मेरी जिंदगी में कोई सुकून का सांस है, उससे पहले से सर ये अभी जितना बोझ हम पर है, इसके बाद हम बचे भी 2028 तक। हाँ, मुझे ये बता दीजिए। हाँ, ये मजीद अभी और बढ़ना है बोझ। अब आप देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जनाब चूंकि FBR के बाबू अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके तो लिहाजा इन्होंने फाइल आ दो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टारगेट उन्होंने पूरा नहीं किया, तो चूंकि शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल रिकवर करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि अगले 6 माह के लिए सेल टैक्स की शरह 3% बढ़ा दी जाए। अल्लाहु अकबर। अगर वो 15% है तो 18 कर दिया जाए, अगर वो 18% है तो 21% कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि FBR के अफसर 1000 नई गाड़ियां लेने के बावजूद भी अपना काम नहीं कर सके। राणा साहब, आपको PM का ये दावा कितना मुनासिब लग रहा है? PM का दावा भी ठीक है, लेकिन मुझे तो, मैं पंजाब में रहता हूँ, अपने पंजाब से मतलब है। मेरा पंजाब तरक्की कर रहा है। कल स्विट्जरलैंड ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है हमारे कि भाई हम पंजाब में बहुत आला काम हो रहा है। वो सर्टिफिकेट आज सफाई के हवाले से, और मुबारक हो आप सबको बरतानिया ने कि गरीबों की सफाई के हवाले से। दोस्त है उसका बेचारे का 4.5 मरले का घर है, उसे 300 रुपए कूड़ा टैक्स आ गया है। 300 रुपए कूड़ा टैक्स आ गया। अच्छा। और वो बकायदा उसमें आया, रिटर्न उसमें आया कि ये 300 रुपए आपने कूड़ा टैक्स जमा करवाना है। तो मैंने उसे कहा वैसे सस्पेंड हो गया था। ठीक है ना, नहीं वो कल ही मुझे किसी ने शेयर किया, मैं अभी ब्रेक में आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम माशाल्लाह बहुत तेजी से
तरक्की कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड बन ही जाएगा। फिर विफाक का शिकवा जायज़ है कि इसे जो है ना वो कुछ सर NFC अवार्ड के तहत कुछ चीज़ें वापस ली जाए, क्योंकि माशाल्लाह जितना पैसा हमारी पंजाब गवर्नमेंट छाप रही है चलानों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, फीसेस की सूरत में, जुर्मानों की सूरत में, उस हिसाब से विफाक की तशवीश तो बनती है, जायज़ है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज़ में बड़ी ही एक अलग किस्म की सिचुएशन PTI में डेवलप होती हुई नजर आई पार्टी के अंदर। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। जो पहली पॉलिटिकल कमेटी थी वो तहलील हो गई और उसके बाद एक नई कमेटी तश्कील होने जा रही है। जो नई तहलील हुई है उसमें कुछ सीनियर पार्टी के रहनुमा थे जिनको निकाले जाने पर भी खासी तशवीश पाई जाती है और वो लोग इस चीज़ का जिम्मेदार सलमान अकरम रज़ा साहब को ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। फिर KPK से एक सीनियर वकील हैं काजी अनवर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी से, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये उनका जो इस्तीफ़ा है वो भी इख्तलाफात की नई बुनियाद को जन्म देता है। लेकिन जो एक अमूमी तासुर है वो ये भी आ रहा है कि ये सब कुछ उस वक्त क्यों हो रहा है जब हाल ही में फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाई गई है। तो मुझे ये बता दीजिए इसार राना साहब, ये पार्टी के अंदर जो बहरान पैदा हो रहा है इसकी वजूहात आपको नज़र क्या आ रही हैं? और ये जो काजी अनवर साहब है सर, इनके इस्तीफे से कितना डैमेज हुआ है PTI का? ये जितने भी ये एडवोकेट और ये लायर्स हैं ये आते हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं, ये हैं, एक दो और हैं, तो ये तो बड़े मेजर बेनिफिशियरी रहे हैं PTI के, काजी साहब, ठीक है ना, नहीं रहे होंगे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे ये मुझे लतीफ़ा समझ नहीं आता, बुहरान PTI का शिकार, बुहरान, PTI को तुमने कब बुहरान से रिलैक्स कब किया है? रोज तो आपका एक नया बुहरान उसके लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर PTI सुबह वही खड़ी होती है, शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दीवार ਢਾ के जाते हो, सुबह PTI वही खड़ी होती है अपनी जगह पे। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, अभी मैं तो बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि अगर आप ये समझते हैं कि काजी अनवर साहब, क्या नाम बताया आपने? काजी अनवर साहब ही हैं। हाँ, काजी अनवर साहब के जाने से PTI को कोई धचका लगेगा, तो परवेज खटक जाने से क्या हुआ, महमूद खान के जाने से क्या हुआ, जहांगीर तरीन के जाने से क्या हुआ, ठीक है, अलीम खान के जाने से क्या हुआ, ठीक है, फवाद चौधरी साहब के जाने से क्या हुआ, इमरान वो कराची वाले जाने, कुछ नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि PTI एक बंदे का नाम है जो अडयाला में बंद है, ठीक है ना, वो बाहर निकलेगा, जब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जब वो निकलेगा तो PTI फिर वहीं पे आ जाएगी। ये बाहर के जो PTI कैद ग्रुप जो है ना, PTI कैद ग्रुप वो है जो बाहर है, ठीक है ना, उनमें ये तोड़ फोड़ होती रहे तो राना मेरी बात सुने ना, जिस तरीके से जो पार्टी में से लोग निकले हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी थी सर, वो समझ रही है कि मतलब उनके नजदीक विक्टिम जो हैं वो कल्प्रिट जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। सर ये चीज कितना डैमेज कर सकती है पार्टी वर्कर को? देखिए, मैं सलमान अकरम राजा से आज तक नहीं मिला, ना मुझे पता, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये वो जिम्मेदार है तो फिर वो इमरान खान को जाके पकड़े, जिसने सलमान अकरम राजा को ये जिम्मेदारी दी कि जी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बराह रास्त इमरान खान पे तनकीद की जरूरत नहीं रखते, इसलिए वो सलमान अकरम राजा पे, क्योंकि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को ये मैंडेट दिया है ना। तो मतलब आपके नजदीक सलमान अकरम राजा के अगेंस्ट कोई भी अगर स्टेटमेट आती है तो वो पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से, पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से, तो वो बेसिकली अपने तहफ्फुज़ात का इजहार बानी PTI के डिसीजंस को लेकर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, रजी साहब आप इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरा ख्वाजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी आपसे जानना है। वो कह रहे हैं कि साजिशी नासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे तो नहीं समझ आ रही वो किसकी बात कर रहे हैं, किसका हवाला दे रहे हैं। और दूसरा ये भी उन्होंने फैज़ हमीद और बानी PTI के जो मामला थे उसके हवाले से मजीद और संगीन इल्जामात लगाए हैं। आप इन इल्जामात को कितनी संजीदगी से देखते हैं? क्योंकि साथ ही साथ वो सिर्फ इनके हवाले से तो नहीं, वो तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी बड़े सर क्या कहते हैं इल्जामात की बौछार कर चुके हैं, बड़ी तकरीर कर चुके हैं। सर क्या उनको भी उसी संजीदगी से देखा जाए कि उनके इल्जामात को? देखिए, बात ये है कि अब जबकि फैज साहब को सजा हुई है जी, जो फैज याब थे या तो उन्होंने चुप साध लिए या उन्होंने फौरी तौर पे पेंतरा बदल के फैज साहब के ऊपर दुरे बरसाने शुरू कर दिए, दरूने और अंदरूने मुल्क से। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब कोई गिरा हो तो उसके ऊपर हर कोई बात कर लेता कि मेरे साथ भी इसने ये किया था, ठीक है।
मेरे जैसे डरपोक आदमी ने भी उस दिन बता दिया आपको कि मुझे भी फैज साहब के नजर करम का 2 दफा सामना हुआ। एक बात मैं यहाँ पे पिछले आपके सवाल के जवाब में, काजी अनवर साहब जो थे वो वकील रहनुमा थे, बहुत रिस्पेक्टेड है, मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हुए हैं किसी दौर के अंदर। तो काजी साहब को बड़े चाव के साथ खान साहब ने पार्टी में लिया था और काजी साहब क्रेडिबल आदमी है, तो उन्हें पार्टी के अंदर एहतसाब का जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट वसूल करके तो वो मतलब पानी में बहा दी गई, ठीक है, उसको कोई अहमियत नहीं दी गई, जिससे वो हर्ट फील हुए और इनएक्टिव हो गए। अभी जो सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं तो 4 नशिस्तें जीती है इंसाफ लॉयर फोरम वहां से, लेकिन काजी साहब अपनी नशिस्त हार गए। एक बंदा जो वकला की सबसे सीनियर बॉडी का प्रेसिडेंट रह चुका हो, वो बार काउंसिल की सीट हार जाए और उसकी पार्टी के 4 दीगर लोग जीत जाएं, तो फिर उसके लिए उस पार्टी में रहने का कोई जवाब बचता नहीं है। उनका इस्तीफे को इस मंजर में देखा जाए कि वो पाकिस्तान बार काउंसिल का पस मंजर में देखा, हाँ मतलब इस पस मंजर में देखा जाए कि उन्होंने जो सैटरडे को इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल सैटरडे को ही हुए हैं ना जी, उसमें उन्हें शिकस्त हो गई। सलमान अकरम राजा मेंबर हो गए उसके, सलमान साहब मेंबर हो गए, हामिद साहब मेंबर हुए, 2 पंजाब से और दोनों प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, वो मुंतखब हो गए और 18 की अक्सरियत हासिल कर ली है। मेरे ख्याल 24 में से मतलब कि पीटीआई को सिर्फ 6 नशिस्तें मिली हैं, तो खैर और हालांकि पहले पीटीआई बिल्कुल नेक एंड नेक थी, मतलब कि 24 में से 13 उनके पास और 12 इनके पास, या 13 उनके पास और 11 इनके पास, कोई इस तरह का रेशो चलती थी। ये एकदम 2/3 हो जाना जो है वो मकबूलियत को जाहिर करता। अच्छा, अब आ जाइए सियासी कमेटी के अंदर। देखिए सियासी कमेटी के अंदर पीटीआई ने जिन लोगों को डाला है वो पीटीआई के मेंबर है ना। मेरा मतलब है कि ना तो उन्होंने रिजवान रजी को डालना था सियासी कमेटी के अंदर और ना ही मेरे भरा इसहार राना दी बारी आनी सी। क्यों राना साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ही डाला ना। अब एक बंदा, इसहार राना मुझे बताएं, एक बंदा भगोड़ा हो के अमेरिका बैठा हुआ है, आपने अभी तक उसका नाम सियासी कमेटी में रखा हो? एक नहीं, 2, 3, 4 लोग का नाम रखा हुआ है? शहबाज गिल का नाम भी निकाला है ना? नहीं रखा हुआ है नाम, मुराद सईद का नाम, ये निकाले हैं नाम, मैं उनकी बात कर रहा हूं ना। इस तरह के लोगों के नाम कि जिनका लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त लम्हा मौजूद में कोई किरदार नहीं है कि वो ओवरसीज बैठ के इंस्टिगेट करते अच्छा, रहे। एक मिनट यहीं पे रुक जाइए रजी साहब, मुझे एक चीज समझनी है, जवाब लेना है। राना साहब, शहबाज गिल साहब के ऊपर जो मौजूदा सिस्टम है उसको खासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जिस किस्म की शोला बयानी बाहर बैठ के करते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, मतलब बाज़ औक़ात अपनी पार्टी के मोहब्बत में वो तजावुज़ कर जाते हैं गुफ्तगू फरमाते हुए, ठीक है ना। तो क्या है शहबाज गिल साहब का पॉलिटिकल कमेटी से उनको निकाला जाना कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर सकता है कि चलें देखें हम ऐसे लोगों को माइनस कर रहे हैं पार्टी मामला? मेरा ख्याल है कि इसका तो सलमान अकरम राजा साहब बेहतर जवाब देंगे, लेकिन मेरी इतलात, मैंने जो देखा है कि वो काफ़ी अरसे से ये पीटीआई की जो पॉलिटिकल इंटरनल सियासत है उससे डिसएसोसिएट है। अच्छा, एक अरसे से। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे असल लॉजिक क्या है, लेकिन आपके तो दोस्त भी हैं। दोस्त तो मेरे आप भी हैं, दोस्त तो मेरे आप भी हैं, तलवाने में आप भी कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो ये छोड़ दें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है ना। आपके भी दोस्त हैं अता तारड़ साहब, नहीं है? बोले हाँ है ना। तो वो जो मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरी शहबाज गिल आपके साथ कभी नहीं करेगा जो अता तारड़ आपके साथ कर जी। मैं इस बात की आपको अभी आप प्रोग्राम में मुझसे लिख के ले ले लिखेगा आप, ठीक है ना, स्टैंप अंगूठे के नहीं, आपको अंगूठा लगा के दूंगा। भाई ये बात हो गई ना, हमने ये ऑन रिकॉर्ड आ गई, ठीक है ना। अता तारड़ साहब मेरे हाथ जुड़े हैं, बस देखें ये बंदा आपके लिए कहाँ क्या क्या सुनता है, बस ठीक है ना। आपके लिए दुनिया भर से पता नहीं इनको क्या क्या तबर्रे आते हैं यार। अगर आप भी इनके साथ खड़े वापस आए तो कहने में फिर कौन इनके साथ खड़ा होगा भाई? और शहबाज गिल की तरफ वापस। लेकिन आखिरी जुमला ये है इसके हाँ। बाद कि ये जो हमारे वजीर दिफा साहब ने बात की है ना, ये बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, कि क्या नाम है, साजिश नासर इमरान खान को वापस लाने की कोशिश, क्योंकि मैं एक अरसे से नोट कर रहा हूं कि इस सारी गेम में इमरान खान के कद को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कद तो बुलंद हुआ है। अगर फर्ज करें किसी मौके पे कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आए
तो वो तो एक ऐसा बड़ा जिन बाहर बन के निकलेगा जिसके आगे ये सब बोने बोने। तो काजी, मैं समझता हूँ कि जो हमारे वजीर दिफा साहब का खदशा है या खौफ है वो ठीक है, जायज है। मुझे राना साहब और साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।